हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसेट 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 3 की। इससे पहले यूनिट 2 में बना चुका हूं। यूनिट 3 आज हम कवर कर लेंगे वन शॉट में, ठीक है। और कोई पार्ट नहीं आएगा इस सिंगल वीडियो में। जो आपका यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। और काफ़ी कम समय में हम इसको कर रहे होंगे। तो हमारी यूनिट 3 रहने वाली है साइंस की। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में वो सारे मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मैंने फालतू की चीज़ नहीं ली है। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मैंने वही ली है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में यहीं से बनेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू साइंस, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना वाला है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। इंट्रोडक्शन टू साइंस यानी कि बेसिकली साइंस बेसिकली है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो साइंस बेसिकली क्या है कि स्टडी है किसकी, एक नेचुरल वर्ल्ड की, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग, ठीक है ना। साइंस बेसिकली क्या है, एक ऐसी स्टडी है जो कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसके हमें स्टडी करना। किसके बेस पर, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और रीजनिंग के थ्रू। मतलब कुछ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजनिंग देना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, ध्यान रखना। और ऑब्जर्वेशन करना, जैसे कि आपको पता है जो न्यूटन था, जब उसके सर पे एप्पल गिरा तो उसने क्या करी, ऑब्जर्वेशन करी कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। देन उसने ये ग्रेविटेशन को फाइंड करा, समझ रहे हो। तो साइंस बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। It helps us understand how things works and improves human life through technology, medicine, space, exploration and energy sources, ठीक है। तो साइंस बेसिकली करती है ये समझने में मदद करती है कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, ठीक है। और ये इंप्रूव करती है ह्यूमन लाइफ को किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, स्पेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू और एनर्जी के थ्रू, ठीक है ना। और सब साइंस के अंतर्गत ही सब आता है, ध्यान रख लेना, समझ आ गया। अब हम कुछ बात करेंगे इसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना। कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं जिसकी ऑब्जर्वेशन की गई, ठीक है। तो वैसे आपको पता है साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग नेचुरल इवेंट्स एंड फाइंडिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर वो ऑब्जर्वेशन करी तो हो क्यों रही है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन फाइंड करना। तो साइंस इसी पर बेस्ड है। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले हम बात करें वेदर एंड क्लाइमेट की, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट में देखते हैं तो रेनफॉल और वाटर साइकिल को अगर हम देखें, ठीक है, ये अब इसको देखते हैं तो इसके भी ऊपर भी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अभी रेनफॉल कैसे होती है, वाटर साइकिल क्या है, ये भी तो कहीं ना कहीं से फाइंड करेगा। तो ये भी साइंस है, ध्यान रखना। तो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम क्लाउड्स एंड फॉल्स एज रेन, ठीक है। वो रेन फॉल और वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर इवेपोरेट होता है, आपको पता है जब हीट पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट हुआ, भाप बना, फिर वो क्लाउड फॉर्म होते हैं, देन वापस रेन हो जाती है, देन ये प्रोसेस पूरा चलता है तो उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम साइंस के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप 11th 12th की बात करोगे तो 11th आप ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ लेते हो, ठीक है। और बोला जाता है ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ध्यान रखना तो आपको पता हो तो। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। अगर हम वेदर क्लाइमेट में देखते हैं तो वादर वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आपको पता है जो वाटर वेपर है ये ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके आसपास बेसिकली जो वाटर वेपर है ये ठंडे होके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और एक टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, इनको हम क्लाउड फॉर, इसी से क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे, ठीक है। और ये फिर इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, ध्यान रख लेना। तो क्लाउड फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है। उसके बाद सीजन्स की बात कर लो। अर्थ टिल्ट एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन को समर विंटर एंड ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो सीजन की बात कर लो, अगर भाई देखें हम कि सीजन क्यों चेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो टिल्ट है, कितना है, टिल्टेड है। और वो सन के अराउंड मूव कर रहा है और खुद अपने अक्ष पर भी मूव कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है। तो इसी वजह से बेसिकली क्या होता है, हमें समर विंटर ऑटम और स्प्रिंग देखने को मिलता है। जिस साइड, मान लो जो हमारा अर्थ है, जिस साइड उसका फेस होगा ना, मान लो सन का फेस जिस साइड होगा अर्थ के, तो उस साइड आपको समर देखने को मिलेगा। जिस साइड कम होगा वहां पर आपको थोड़ा नॉर्मल सीजन देखने को मिलेगा, वेदर देखने को मिलेगा। और जो बिल्कुल ही सन की हीट, सन की जो क्या लो कि सन की जो बिल्कुल हीट है वो पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है, आइसोलेशन पहुंच ही नहीं रही है, तो वहां पर विंटर होगा, सीधी सी बात है। तो सीजन, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब बेसिकली क्या है, नेचुरल फिनोमिना है वेदर एंड क्लाइमेट को लेकर, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि हम साइंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस की बात कर लूँ तो सोलर एंड लूनार एक्लिप्स, ठीक है ना, व्हेन द मून और अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, जब मून और अर्थ जो है सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, ध्यान रखना, उसको हम ये कहते हैं। उसके बाद फेजेस ऑफ द मून चेंजेस शेप एज इट्स ऑर्बिट्स, ठीक है।
तो जो मून है वो अपनी शेप चेंज कर रहा होता है, ठीक है, जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है एज इट्स ऑर्बिट्स अर्थ, ध्यान रखना। उसके बाद टाइड्स भी एक जो हमारा स्पेस से रिलेटेड है, सॉरी अर्थ से रिलेटेड है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा स्पेस के अंदर जो ग्रेविटी है किसकी, आ, हमारे मून की, सन की, कहीं ना कहीं इसके जैसे टाइड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस में हमने देखा भाई सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, ठीक है, फेजेस ऑफ मून एंड टाइड्स की हमने बात करी, ठीक है। टाइड्स बेसिकली मैं बता रहे ग्रेविटी से आते हैं। द मून्स ग्रेविटी पुल्स ओशन वाटर क्रिएटिंग हाई और लो टाइड्स, ठीक है। होता क्या है आपको पता होगा, ठीक है। देखो अगर मैं बनाऊँ, देखो ये हमारा अर्थ है मान लो, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ आपका सन है, यहाँ सन मान लो और यहाँ आपका मून मान लो, ठीक है। हाँ एक मान लो, ठीक है, जब ये अपना रोटेट तो कर रहे होते हैं, ठीक है, और चक्कर भी लगा रहे, परिक्रमा भी कर रहे होते हैं, जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका मून भी और सन भी एक ही लाइन में आ गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो यहाँ पर आपके टाइड बनते हैं बहुत खतरनाक वाले, खतरनाक मतलब कि हाई टाइड बनते हैं, जिसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाई टाइड बनते हैं जिसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोल देते हैं, ध्यान रख लेना। तो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सन और आपको जो मून है बेसिकली यहाँ पर क्या लगा रहे हो, तो अपनी ग्रेविटी की, ग्रेविटी सबके पास होती है, क्योंकि आपको पता होगा अपने ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो अट्रैक्ट करता है एक चीज एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसे में जो ये मून है और जो सन है अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो पृथ्वी जो है हमारी अर्थ, इसका मास तो बहुत ज्यादा है इन दोनों से, तो पृथ्वी तो इनकी तरफ खींचेगी नहीं, ध्यान रखना। तो इसलिए क्या होता है, जो अर्थ का जो वाटर है ना, जो ओशन वगैरह है, तो इनका जो वाटर लेवल है वो उठ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, हमें टाइड्स देखने को मिलते हैं। टाइड्स बेसिकली होता है कि आपको पता है ना, जो समुद्र का पानी है अपने नॉर्मल लेवल से उसका ऊपर उठना, ठीक है, ध्यान रखना, उसको टाइड्स बोलते हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ आता है सन और मून की ग्रेविटी से, ध्यान रखना। इससे हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। हाई टाइड कब आएंगे, जब दोनों, तब तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद हम मैं बात करता हूँ फिजिक्स इन नेचर, ठीक है ना। हम नेचर में बात करें, फिजिक्स अगर हमें दिखती है, जैसे कि ग्रेविटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड द अर्थ, ठीक है ना। और इसी ग्रेविटी पर बेस्ड है भाई हमारा, क्योंकि अर्थ की भी ग्रेविटी है और सन की, मून की भी ग्रेविटी, जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे टाइड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम नेचर या फिजिक्स की बात करें, मैं ग्रेविटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एक ऐसा फोर्स है ग्रेविटी का जो कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ खींचती है, ठीक है, पुल करती है, ध्यान रखना। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी हो ना, तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है बेसिकली टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप कर पाओगे, ठीक है, ये नहीं आप इंग्लिश मीडियम में देख के आप चले जाओ, अगर आप हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, समझने के ऊपर है। तो ग्रेविटी एक फिजिक्स का कंसेप्ट जो कि नेचर में देखने को मिल जाएगा इजीली। उसके बाद मोशन एंड इनर्शिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एक्शन एक्टेड अपॉन, कहने का मतलब है जो मोशन यानी कि जो कि गति है, और जो इनर्शिया है, इनर्शिया समझ लो आप जिद्दीपन, इनर्शिया बेसिकली जिद्दीपन मतलब कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है, तो मूवमेंट में जब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना। और कोई जब तक अगर मान लो कोई रेस्ट पोजीशन में है और तब तक रेस्ट पोजीशन में रहे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कहने का मतलब है तो उसका इनर्शिया रेस्ट वाला भी हो सकता है और मोशन वाला भी हो सकता है। तो मोशन और इनर्शिया का मतलब है जब ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट पर रहेगा या मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या उस पर कोई एक्टेड कोई एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अनलेस एक्टेड अपॉन मतलब उसके ऊपर कोई भी जो है फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तब तक वो अपने वैसे ही इनर्शिया में रहेगा, समझ आ गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्ट्रो लुक्स बेंट इन वाटर, ठीक है, जो एक स्ट्रो होती है वो वाटर के अंदर बेंट दिखाई देती है, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना करके, ठीक है। बिकॉज लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, ध्यान रखना, जो लाइट है वो बेंड करती है जब डिफरेंट मटेरियल से वो पास होती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो जो एक स्ट्रो है वो हमें बेंड दिखाई देती है पानी के अंदर, क्योंकि जो लाइट है वो बेंड, लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि लाइट जो है बेंड हो जाती है जब वो डिफरेंट मटेरियल से पास कर रही होती है, ध्यान रख ले। उसके बाद बात करूँ बायोलॉजी इन नेचर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, फूड चेन एडेप्टेशन, ठीक है, तो ये बायोलॉजी हमें देखने को मिलती है, बायोलॉजी तो साइंस है, तो ये हमें नेचर में देखने को मिलती है, ध्यान रखना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो प्लांट्स अपना खुद फूड बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, और क्लोरोफिल का यूज़ कर जो कि उनकी लीव्स में पाया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद फूड चेन की बात कर ली करूँ मैंने करूँ मैं अगर, तो फूड चेन क्या होता है भाई, जो एक जो फूड चेन चल रही होती है एनिमल्स के बीच में, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, हर्बीवोरस,
कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो बेसिकली आप ये फूड चेन देख सकते हो, समझ आ गया। उसके बाद एडेप्टेशन, तो डेजर्ट एनिमल्स स्टोर वाटर। ठीक है, जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि जो है उनको टाइम टू टाइम वो उनको मिलता रहे, क्योंकि जो डेजर्ट में पानी उनको नहीं मिल सकता ना टाइम पे, तो वो पानी जो है स्टोर करके रखते हैं, ध्यान रखना, समझ आ गया। अब वो क्या पोटली वगैरह थोड़ी रखते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति होती है कैलो नेचुरली तौर पर कि वो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद आर्कटिक एनिमल्स हैव थिक फर। ठीक है, जो आर्कटिक एनिमल्स होते हैं, वहाँ की एक कोल्ड डेजर्ट एक तरह से आप कह सकते हो, जहाँ उनके जो फर होते हैं, वहाँ के जो एनिमल पाए जाते हैं उनका थिक फर होते हैं, मोटे फर होते हैं, ध्यान रखना, समझ आ गया। तो ये तो होता है बेसिकली किसकी बेस, जो आपका पहला टॉपिक था, पहले यूनिट का पहला टॉपिक था ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ या बात करें हम फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट। ठीक है, समझ आ गया, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो पहले हम बात करेंगे फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, फिर वुमेन की भी हम बात कर लेंगे। तो देखियो, अगर हमें यहाँ मैंने कैटेगरी बना दी है, यहाँ मैंने क्या बना दी है, कैटेगरी बना दी है। ठीक है, ध्यान रखना, लाइक फिजिक्स में, स्पेस साइंस में, मैथमेटिक्स में, क्योंकि एक तरह से साइंटिस्ट में आ जाते हैं वो, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में किन किन को क्या अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, जो फेमस है उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं, इसकी बात हम कर रहे होंगे, ध्यान रखना। तो पहला है भाई सीवी रमन। ठीक है, तो पाइनियर्स इन फिजिक्स एंड स्पेस साइंस। ठीक है, तो ऐसे पाइनियर्स मतलब एक तरह से आप साइंटिस्ट समझ लो, ठीक है, जो कि फिजिक्स और स्पेस साइंस में रहे हैं। जैसे कि सीवी रमन की बात करूँ, तो इन्होंने डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज विनर भी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है आपसे। उसके बाद होमी भाभा, तो फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर किसको कहा जाता है, तो होमी भाभा को ही कहा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद विक्रम साराभाई, फाउंडर ऑफ इसरो, तो इसरो के ये फाउंडर हैं। डेवलप इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है उसको डेवलप किसने करा है, बेसिकली विक्रम साराभाई ने करा है, ध्यान रखना। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो डिस्कवर्ड द चंद्रशेखर लिमिट एक्सप्लेनिंग ब्लैक होल। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर क्या था, ब्लैक होल का, जो कि सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर क्या है इसको कह सकते हैं हम एक्सप्लेन करा ब्लैक होल्स को। ठीक है, डिस्कवर्ड चंद्रशेखर लिमिट, ध्यान रखना। उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस, डेवलप्ड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या डेवलप करा, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, जिसको जिसने में क्वांटम मैकेनिक्स में जिसमें मदद करी है। ठीक है, ध्यान रखना, लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, समझ आ गया। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में बात कर लें। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन, डिस्कवर्ड न्यू थ्योरीज इन नंबर सिस्टम्स विदाउट फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है ना, बिना फॉर्मल एजुकेशन के इन्होंने न्यू थ्योरीज डेवलप करी नंबर सिस्टम में, ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर कापरेकर, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो डिस्कवर्ड कारपेकर्स कांस्टेंट, इन्होंने क्या भाई इसको डिस्कवर करा है। उसके बाद हरिश्चंद्र, तो कंट्रीब्यूटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट करा है। आपको बस ये ध्यान रखना है इनका कंट्रीब्यूशन, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आ रहा है, आपको बस समझना है कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन करा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, और आपको और कौन किसने क्या कंट्रीब्यूशन करा, आपको पेपर में यही पूछा जाएगा। ठीक है, और आप सबको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं। तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स में बेसिकली उन्होंने क्या करा है, अपना योगदान दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करूँ केमिस्ट एंड बायोलॉजी साइंटिस्ट, तो प्रफुल्ल चंद्रा रे, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है इनको, और डिस्कवर्ड न्यू केमिकल्स, तो ध्यान रख लेना। उसके बाद उसके बाद मैं बात करूँ येल्ला प्रगदा सुब्बा राव, फाउंड एटीपी एनर्जी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है, तो फाउंड एटीपी एनर्जी सिस्टम एंड एंटी कैंसर ड्रग्स, तो इन्होंने ये फाउंड करा। उसके बाद सलीम अली की बात करूँ, इंडिया टॉप ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, नहीं, ऑर्थोलॉजिस्ट का मतलब होता है बर्ड साइंटिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है इंडिया में आया था, तो इसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन इसने करा, मतलब जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करा, समझ आ गया। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
तो पहले एपीजे अब्दुल कलाम डेवलप्स इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने इंडिया की मिसाइल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र सिंह, ठीक है, तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो है फाइबर ऑप्टिक्स हाई स्पीड इंटरनेट में यूज़ करा जाता है, तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है नरेंद्र सिंह को, ध्यान रखना। उसके बाद श्रीधरन, ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डेवलप्ड द दिल्ली मेट्रो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो बेसिकली मैन की बात हो गई, ठीक है। वुमेन साइंटिस्ट की भी हम बात करेंगे। फिजिक्स एंड स्पेस साइंस की बात करूँ तो कल्पना चावला आप ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट इंडिया ओरिजिन वुमेन है, एस्ट्रोनॉट है, जो कि नासा की तरफ से कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी, ठीक है, लेकिन आ नहीं पाई थी। आपने सुना होगा केवल 16 मिनट के अंदर अंदर इनका जो है जो स्पेस क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था, ठीक है। 16 मिनट का ही दूरी थी, वो पहुंचने वाली थी, लेकिन जब इनका क्या हो गया, क्रैश हो गया तो उनका स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन एस्ट्रोनॉट है, फ्लू ऑन नासा स्पेस शटल कोलंबिया, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद टेसी थॉमस, जो कि बोर्न हुई थी 1963 में, ठीक है। ऊपर कल्पना चावला 1960 में बोर्न हुई थी, 2003 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, टेसी थॉमस। और 35 ईयर्स की एज में डेथ हुई थी कल्पना चावला की, ध्यान रखना, ठीक है भाई। टेसी थॉमस बोर्न 1963, फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है, अग्नि 5, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अग्नि 5 जो है इंडिया मिसाइल प्रोग्राम है, फर्स्ट वुमेन टू लीड, ठीक है। तो इन्होंने लीड करा है इंडिया मिसाइल प्रोग्राम को, टेसी थॉमस। उसके बाद रितु परिधार, ठीक है। अगर आपको नाम थोड़े बहुत अटपटे लग रहा है, कोई नहीं, ठीक है, याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रख लेना, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम में आएगा, आपको पता ही है, क्योंकि टॉपिक है पूरा सेपरेटली। तो रितु खरीदार बोर्न हुई थी भाई, जन्म इनका हुआ था 1975 में, इसरो साइंटिस्ट थी ये, ठीक है। और की रोल इन मंगलयान एंड चंद्रयान 2, ठीक है। तो इसरो की साइंटिस्ट बेसिकली हैं ये, ठीक है। और चंद्रयान 2 और मंगलयान है बेसिकली इनका की रोल रहा है, ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद नंदिनी हरिनाथ वर्कड एज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, ठीक है। तो मंगलयान का मतलब आपको ध्यान रखना है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है बेसिकली, तो इसमें उन्होंने वर्क कर रखा है, समझ आ गया। उसके अंदर बात करूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, तो शकुंतला देवी 1929 से लेकर 2013 तक, मतलब इनका जन्म इस टाइम पर हुआ, 2013 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। शकुंतला देवी नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर, तो इनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन मेंटल मैथमेटिक्स, तो इन्होंने मेंटल मैथमेटिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद रोहिणी गोडबोले बोर्न 1952, इनका जन्म इस टाइम पर हुआ। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाई एनर्जी फिजिक्स, तो इसमें इन्होंने जो है काम करा है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करा मतलब हाई एनर्जी फिजिक्स में, एंड वर्कड ऑन पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च, तो इसमें उन्होंने वर्क भी कर रखा है पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च में, ध्यान रखना। एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो वो कहाँ मिलेगा भाई, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आपको हमें मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो जानकी अम्माल, ठीक है, 1897 में ये बोर्न होती है, 1984 में इनकी डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन बोटनिस्ट रिसर्च, ठीक है, प्लांट जेनेटिक्स, ठीक है। तो प्लांट जेनेटिक्स में इन्होंने रिसर्च करी थी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बोटानिस्ट हैं ये। बोटानिस्ट बेसिकली वो जो प्लांट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद असीमा चटर्जी 1970 में बोर्न हुई, 2006 में इनकी डेथ हो जाती है, ध्यान रखना। और डेवलप्ड मेडिसिन फॉर मलेरिया एंड एपिलेप्सी, ठीक है। तो एपिलेप्सी और मलेरिया बेसिकली जो बीमारी है, इनके लिए उन्होंने मेडिसिन डेवलप करी है, ध्यान रखना। उसके बाद दर्शन रागनाथन, ठीक है, 1941 में जन्म होता है, 2001 में डेथ हो जाती है। फेमस फॉर हर वर्क इन बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अपने काम के लिए जानी जाती है, फेमस है, ठीक है। आगे हम बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी वुमेन रही हैं। सुधा मूर्ति, ठीक है, 1950 में बोर्न होती है, फर्स्ट वुमेन इंजीनियर है टाटा मोटर्स, तो पहली वुमेन इंजीनियर है टाटा मोटर्स में थी ये। मतलब है, ठीक है, अभी भी जिंदा है ये, ध्यान रखना। सुधा मूर्ति फर्स्ट वुमेन इंजीनियर एट टाटा मोटर्स, को फाउंडेड इन्फोसिस फाउंडेशन, ठीक है। तो इन्फोसिस को फाउंडेड इन्फोसिस फाउंडेशन, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, टाटा मोटर्स की फर्स्ट वुमेन इंजीनियर है ये। उसके बाद किरण मजूमदार शो, ठीक है, 1953 में बोर्न हुई थी, फाउंडर ऑफ बायोकॉन, डेवलप्ड
एफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है। तो इन्होंने एफोर्डेबल मेडिसिन बेसिकली डेवलप करी थी। समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको जितने भी नाम बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से आपके एग्जाम में पूछने की चांस है, ध्यान रख लेना। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका, करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस। तो कोविड के बारे में पता होना चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी के बारे में जो चल रही है आज के टाइम पे उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और कौन कौन से प्रोग्राम जो कि साइंस के अंदर चलाए जाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं कोविड 19 की बात करूं एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, आपकी हेडिंग हो जाएगी, क्योंकि कोविड 19 से रिलेटेड आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, जैसे कि मैं बात करूं कोविड 19 वायरस, तो कोरोना वायरस दैट कोज्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक, ठीक है। तो कोविड 19 वायरस है क्या, बेसिकली कोरोना वायरस इसको कहा जाता है, जो कि एक ग्लोबल पैंडेमिक है जिससे पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना। उसके बाद वैक्सीन की बात करूं, वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करूं, तो वैक्सीन लाइक कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है बेसिकली कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डेवलप किया गया था कोविड 19 के लिए। उसके बाद म्यूटेशन एंड वेरिएंट्स की बात करूं, तो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस सच एज डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, ठीक है। मतलब कि कोविड 19 के वेरिएंट्स की बात करूं, तो कुछ जैसे डेल्टा ओमिक्रॉन हो जाएगा, तो उसके वेरिएंट से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस सच एज डेल्टा एंड ओमिक्रॉन आर क्या है, वेरिएंट्स ऑफ कोविड 19 वायरस, ध्यान रखना। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मतलब कि कौन कौन से आपको प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए, मतलब बचने के लिए कौन कौन से मेजर्स आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, एंड हैंड हाइजीन टू कर्ब द, ठीक है, मतलब कि आपका हाइजीनिक तरीके से रहना है, अपने हाथ को धोते रहना है, ठीक है, टू कर्व द स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड होने से बचाना है, बचाने के लिए इसको। तो कोविड 19 के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। उसके बाद मैं बात करूँ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपको पता है, तो आपको कौन कौन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो कुछ टेक्नोलॉजी आपको पता होने जैसे पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ, तो यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है हर चीज़ खुद हो जाए, ठीक है ना, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ऑटोमेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर में यूज़ करा जाता है। आपको पता होगा हर जगह एआई रखा है, चाहे आपका आप सारी बातें कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। आपको कोई भी नॉलेज है आपको एआई से मिल जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मार्केट में चल रहे हैं, बहुत फेमस है, जैसे आ, जो ट्विटर यानी कि जो एक्स है, वहाँ पर ग्रोक एआई जो है एलोन मस्क का, इसका तीसरा वेरिएंट है, यानी तीसरी जनरेशन आप कह सकते हो ग्रोक की, वो आई है, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, डीप सीक के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, जो चल रहा है आज के टाइम। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, ठीक है। बाकी चांस तो ऊपर से हैं आपके, जो मैंने पढ़ाया ना ऊपर, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और रोबोटिक्स की बात करूँ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइक रोबोट्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर रोबोटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स का डेवलपमेंट हो देखा गया है, ह्यूमन की तरह दिखते हैं, वो बहुत सारे कामों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करूँ, अ न्यू फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, एक न्यू फॉर्म है कंप्यूटिंग की, ठीक है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल यूज़ करती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूँ, द मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन एन एटॉमिक लेवल फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज, ध्यान रख लेना, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, एक मैनिपुलेशन है मटेरियल्स का ऑन एटॉमिक लेवल फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। समझ आ गया। ये मैं आपको एडवांसमेंट बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी में। स्पेस और एस्ट्रोनॉमी की बात करूँ, ठीक है, क्या क्या हुआ है। तो चंद्रयान 3 2023 में आपको पता है लॉन्च किया, सक्सेसफुल मिशन है, तो इंडिया मून मिशन है ये। क्वेश्चन आ सकता है भाई व्हाट इज चंद्रयान 3, तो इंडिया मून मिशन है। गगनयान की बात कर लो तो अपकमिंग है, तो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है ये, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, अपकमिंग है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, अ पावरफुल टेलीस्कोप स्टडिंग द यूनिवर्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्स एक्सप्लोरेशन की बात करूं, इंडियाज मंगलयान मिशन वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो भाई मार्स एक्सप्लोरेशन क्या है, भाई इंडिया का एक कह सकते हो मिशन है, जिसको मंगलयान मिशन के बाद मंगलयान मिशन कहते हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर हमें प्लानिट को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए मंगलयान मिशन ये था, एक स्टेप था उसकी तरफ, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट साइंस, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिनको फिर से हम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, जो एक बार खत्म हो जाए उनको टाइम नहीं लगता है फिर से रिन्यू होने में।
तो रिन्यूएबल एनर्जी ये होती है। तो ऐसे ही सोलर एनर्जी है, कितनी भी जनरेट कर लो, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सोलर जो है, जो सनलाइट है वो तो अनलिमिटेड है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो यूज़ ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स टू हार्नेस सोलर पावर, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, विंड टर्बाइंस, विंड जो है टर्बाइंस कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो विंड जो है, विंड को काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, राइजिंग टेम्परेचर, जो है मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, ठीक है। मतलब क्लाइमेट साइंस की बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है भाई। कभी 6 महीने गर्मी रह जाएगी, कभी 5 महीने सर्दी रह जाएगी, मतलब कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। आप भी देख रहे होंगे, सर्दी धीरे धीरे कम हो रही, गर्मी ज़्यादा पड़ते जा रही है, ठीक है, और पहले से ज़्यादा गर्मी पड़ते जा रही है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये, ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद साइंस प्रोग्राम कौन कौन से इंडिया में, ठीक है, हम स्टिक टू बिल्कुल टॉपिक पर स्टिक है, हम ध्यान रखना, टॉपिक से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो, ध्यान रख लेना, ठीक है। 1.5 2 घंटे की वीडियो फालतू की नहीं बनाई है आपके लिए, और जितना आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम का सिलेबस है, उतने हम टिके हुए हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो साइंस प्रोग्राम्स की बात को जो कि इंडिया में चलाए जा रहे हैं, देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव ले रखे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए? तो अटल इनोवेशन मिशन, AIM, जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे AIM की। तो प्रमोट्स स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च इन स्कूल्स, ठीक है। तो स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च स्कूल के अंदर इसको प्रमोट करना, ठीक है, इसका मिशन है अटल इनोवेशन मिशन का। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आपको पता चला था ये। तो इनकरेजेस इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजीनियस का मतलब होता है जितने भी देश के खुद के मैन्युफैक्चरिंग और जो कह सकते हो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेक इन इंडिया को इनिशिएट करना, एनकरेज करना। तो एनकरेज जो है इंडिया इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फोकस ऑन डिजिटल लिटरेसी, मतलब कि जो लोग हैं वो डिजिटली क्या चल रहा है उसको जाने, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी उनको हो। तो फोकस ऑन बेसिकली डिजिटल लिटरेसी, ई गवर्नेंस एंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है मैंने बता दिया, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम कर रहा होता है, ई गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहा होता है, और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जिन पूरी जो इंडिया है उसके पास के इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो जाए, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया के अंदर है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पहला इसरो हो जाएगा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आ सकती है आपसे, ध्यान रखना। तो डेवलप्स स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सैटेलाइट लॉन्चेज एंड एक्सप्लोरेशन मिशन, मैंने बता दिया, गगनयान, मंगलयान, ठीक है, और चंद्रयान, सब यही लॉन्च करता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, तो कंडक्ट्स एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। तो क्या कराता है भाई, कंडक्ट्स एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट कराना फॉर मल्टीपल फील्ड के लिए, ठीक है, CSIR आपने सुना होगा। उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO आपने सुना होगा, ठीक है। फुल फॉर्म आपको सबकी पता होना चाहिए, उनका काम क्या है, डेवलप्स डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड मिसाइल सिस्टम। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजीज को, मिसाइल सिस्टम को बेसिकली डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम BARC कहते हैं, बार कहते हैं, तो वर्क ऑन न्यूक्लियर पावर एंड एटॉमिक एनर्जी एडवांसमेंट, ठीक है। तो जो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये वर्क करता है न्यूक्लियर पावर के, ठीक है, एंड एटॉमिक एनर्जी एडवांसमेंट, समझ आ गया। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमने सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में है इस साइंस वाले यूनिट से, वो हमने कवर करे हैं। आपकी जितनी और यूनिट बची है उनको भी हम जल्दी कवर कर देंगे आपके एग्जाम से पहले पहले, और लास्ट में एक वन शॉट में रिवीजन भी करा देंगे सारे यूनिट के, ठीक है। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो और एनसेट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, PDF जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।